सैंडविच, मोमो, पाव भाजी। हाँ, वड़ा पाव आप कहाँ भूल गए? वड़ा पाव, हाँ, वड़ा पाव, पाव भाजी, सैंडविच, मोमो। मोमो। कॉलेज के टाइम में आपका एक क्रश था, अर्जुन रामपाल। ओह या एक्चुअली काफी सारे थे। But they were like, you know, जब टेलीविजन पे आप देख रहे हो, हाँ, yes, तब से I was like, you know, yeah, kind of had a feeling। कभी मिलना हुआ उनसे? नहीं, एक ही बार मैं किसी शादी में मिली थी। बीजेपी में ऐसी 3 बातें जो आपने देखी हो, समझी हो राजनीतिक तौर पर और आप उन्हें अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाना चाहें। और शी इज फाइंडिंग गुड क्वालिटीज इन बीजेपी। बाबा मैं अभी कुछ कहूँगी फिर कहेंगे ये चली संघ में चली, ये चली बीजेपी चली, ये देखिए मोदी जी की फैन गर्ल बन गई, ये देखिए बीजेपी की फैन गर्ल बन गई, देखिए इसने। मैं क्या करती हूँ, मेरे जो कंट्रोवर्शियल वीडियोस होते हैं जो कभी किसी ने फैला दिया या मैंने कुछ बोल दिया, यू नो, तो मैं और मेरी डॉटर जब भी कभी फ्री होते हैं हम वो उसके कमेंट्स पढ़ने लगते हैं और इट्स सच अ ह्यूमरस थिंग टू रीड, क्योंकि सब वो मुझसे कहते हैं मम्मा देखो अब देखो इसने कितनी गंदी बात आपके बारे में कही है, इसने कितनी। कांग्रेस में क्या क्या सुधार होने चाहिए? उसमें 2014 में जब सरकार, आप समझ सकते हैं क्या माहौल था कि लोग हमारी आवाज ही नहीं सुनना चाहते थे। लाइव ऑडियंस डिबेट्स होती थी, कभी कभी मुझे लगता था कोई मेरे ऊपर इंक ना फेंक दे। फिर अचानक एक दिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप ये फैसला लेते हैं, इतना सख्त फैसला लेते हैं कि आप वहाँ से खुद को अलग कर लेते हैं? उस दिन था कि मैं रिज़ाइन करूँगी। रिज़ाइन करना मेरे प्लान में नहीं था, कभी नहीं था। अगर मेरा मंशा ये थी या मैं प्लॉटिंग कर रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी, या मैं बार्गेनिंग कर रही थी, या मैं एमपी की टिकट को लेकर मैं दुखी थी, तो मैंने 3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जेडीएस के फॉर्मर एमपी प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर रेप चार्जेस थे जो साबित हुए। प्रज्वल जी, मैं अभी जो अब तो जी मत कहिए। नहीं, हाँ सॉरी, प्रज्वल, हर्ष सांघवी जी जो होम मिनिस्टर हैं गुजरात के, नुपुर शर्मा, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी जो प्रणब मुखर्जी की डॉटर थी, हम लोग सब लंदन गए थे। तो जब मैंने कुछ वीडियोस देखे, इट जस्ट मेड मी सो आउटरेज्ड, इतना गुस्सा। आपने जो सवाल उठाया वो सवाल था कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए आने वाली सीरीज में। मुझे किसी ने भी कुछ दिन पहले मैसेज किया कि स्पोर्ट्स को क्यों राजनीति में ला रहे हो। मैं कह रही हूँ टेररिज्म को आप स्पोर्ट्स में ला रहे हो। उनके जो क्रिकेटर्स हैं, आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस, उनके जो प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, इंस्टाग्राम पे उन्होंने क्या क्या स्टोरीज नहीं डाली। एकनाथ शिंदे कुछ बातें थी जो चाहते थे कि उद्धव ठाकरे माने। पहले एक थ्योरी निकाली कि आपने पार्टी की विचारधारा छोड़ी, अगर पार्टी और आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, तो कांग्रेस के साथ जब अलायंस किया तो आपकी भी स्वेरिंग इन सेरेमनी उसी दिन हुई। दिक्कत थी तो आप तभी अपनी आवाज़ उठा लेते थे। सेम अगर आप उनका 2019 से पहले का एक वीडियो देखेंगे जहाँ वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा आज मैं जेब में अपना इस्तीफा लेकर आया हूँ और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं कर सकती है क्योंकि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। सारा स्क्रिप्ट राइटिंग ये सब, तो मैं तो उसको शिवसेना कहती ही नहीं हूँ। उनकी जो पार्टी है वो शाह सेना है। शाह जी ने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी, उन्होंने उसको फॉलो किया, उसका उनको इनाम मिला कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया 2.25 साल के लिए। उपेक्षा और अपेक्षा ये 2 ऐसी भावनाएं हैं जो किसी भी रिश्ते को हिला सकती हैं और उसे मजबूत भी कर सकती हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो इन्हीं 2 शब्दों के बीच में बहुत टाइम तक रही हैं। वो एक आम परिवार से आती हैं, बावजूद इसके उन्होंने इन्हीं 2 शब्दों के बीच में बैलेंस बनाकर अपना करियर इतना ज़्यादा मजबूत किया कि वो आज एक पार्टी की फायर ब्रांड नेता है। हम बात कर रहे हैं शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका वन इंडिया के साथ। थैंक यू मैम, सबसे पहले जो आपके बारे में सवाल उठता है या सवाल आता है पहला जहन में, वो ये आता है क्योंकि ये चीज़ आज तक क्लियर नहीं हो पाई आपके कांग्रेस के दिनों के बारे में, क्योंकि मैं आपको तब से जानता हूँ, तब से आपसे बातचीत में करता रहा हूँ। तो जब आप एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी से आप मैच करते हैं, आपको उसकी आइडियोलॉजी पसंद आती है, आप उसे समझते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं, उस सांचे में खुद को ढालते हैं। फिर अचानक एक दिन ऐसा क्या हो जाता है कि आप ये फैसला लेते हैं, इतना सख्त फैसला लेते हैं कि आप वहाँ से खुद को अलग कर लेते हैं? ऐसा है कि ये मैंने बहुत बार इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कहूँगी, मैंने अपना बात रखी है। और आई थिंक ये मेरा 100th पॉडकास्ट होगा जहाँ पे मुझसे सेम सवाल पूछा गया है और शुरुआत ही आपने इससे की है। तो ऐसा है, मैंने सोचा है कि अब मैं किताब लिखूँगी
और उस किताब में मैं सारे जवाब दूंगी, आप उस किताब को ज़रूर खरीदिएगा। रही बात आइडियोलॉजी में ढालते हैं, तो मेरी आइडियोलॉजी महिलाओं को लेकर है, इक्वालिटी को लेकर है, इंक्लूसिवनेस को लेकर है, जस्टिस को लेकर है, टेक्नोलॉजी को लेकर है, डेटा को लेकर है, फिनेंस को लेकर है, इकोनॉमी को लेकर है, किसानों को लेकर है, रोज़गार को लेकर है, युवाओं को लेकर है, सुरक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है। तो वो आइडियोलॉजी मेरी अगर आपको कहीं कम लगी होगी या कुछ अलग लगी होगी तो मैं ये सवाल का जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में सिर्फ ये बात करने नहीं आई कि क्या सिर्फ एक उसी में ढाल लो अपने आप को जो विचारधारा होती है। मेरी विचारधारा देश से जुड़ी विचारधारा है, जो मैंने आपको मुद्दे रखे हैं, जो मुद्दे हैं, तो अगर आपको उसमें कहीं विपरीत लगा हो तो उसका मैं ठीक से जवाब दे सकती हूँ। और अचानक से मैं कहाँ गई, क्यों गई, परिस्थितियाँ बन जाती हैं राजनीति में जी। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है या आपको एक निर्णय लेना है। मैंने वो निर्णय लेना सोचा, कॉम्प्रोमाइज़ मैंने नहीं किया, ना करूँगी। आपने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना यूबीटी को ज्वाइन किया, इस बीच में कभी बीजेपी से आपको ऑफर रहा? बीजेपी से मुझे कोई ऑफ़र नहीं था, ना मैंने बीजेपी से ऑफ़र की उम्मीद रखी, ना मैंने उनको अपनी बात रखी। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मेरे माता पिता भले ही उत्तर प्रदेश के हों, मुंबई आए थे और मेरा जन्म मुंबई में हुआ, पढ़ाई मुंबई में हुई। और जब मैं और मेरे परिवार, बच्चे और मेरे हस्बैंड मुंबई में ही रहते हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी भी वहीं हुई है बच्चों की। तो जब मुझे कांग्रेस ने ज़िम्मेदारी दी थी और नेशनल ज़िम्मेदारी जब मिली थी, तब मैं दिल्ली मेरा ज़्यादा रहना होता था। आपने मुझे बताया इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि आप मध्य प्रदेश में भी थे, उस समय मैं भी मध्य प्रदेश में थी जी। तो 2-2 3-3 महीने में बच्चों से अलग रहकर मैं काम करती थी। सालों ऐसे इतने मैंने साल दिए हैं जहाँ पे मैंने कोई अपेक्षा या उम्मीद ये नहीं रखी कि मुझे आप MP की टिकट दे दो या MLA की टिकट दे दो, मुझे MLC बना दो या मुझे राज्यसभा भेज दो या मुझे संगठन के जनरल सेक्रेटरी बना दो या संगठन की सेक्रेटरी ही बना दो। नो, आई डिडंट डू इट। मैंने बस अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी मुझसे बन पाया मैंने किया। पर एक समय आता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो सम्मान मिलना चाहिए वहाँ पे वो सम्मान नहीं मिल रहा है, और जो आपकी सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था। और मैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं मुंबई से आती हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, तो शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है। और महाराष्ट्र में मैं देख रही थी कि आदित्य जी और सर भी साहब भी अपना जो पार्टी का जो लुक था, आउटलुक था, विजन इशू बेस्ड हो गया था। पहले होता था जो हम लोग बात करते थे बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर जो काफ़ी लोगों को कंट्रोवर्शियल लगते हैं, पर इशू बेस्ड हो गया था, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, चाहे वो शहर के डेवलपमेंट को लेकर हो। तो आई थॉट आई वॉज बेस्ट सूटेड, I was coming back to Mumbai and I would be best suited to contribute in my state and where my family is, जहाँ मेरा परिवार है, और इसलिए मैंने वो निर्णय लिया। तो आपके दोस्त भी होंगे आई एम श्योर बीजेपी में, आप डिबेट्स में हिस्सा लेते, मिलना जुलना होता होगा, और हर किसी को चाहिए एक पोटेंशियल फायर ब्रांड, कोई प्रवक्ता है वो आकर हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकती है। तो आई एम श्योर उन्होंने कोशिश तो की होगी कुछ तो। नहीं, मुझे नहीं पता, उनके पास भी काफ़ी धुरंधर प्रवक्ता हैं और आई एम श्योर वो काफ़ी सक्षम हैं टैलेंट ढूंढने के लिए। पर फिर भी मैम एक आपकी इमेज। नहीं, मुझे नहीं किया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि नहीं, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना मैंने किसी को अप्रोच किया। मैंने एक डिसीजन लिया। पहला मेरा डिसीजन था कि मैं रिज़ाइन करूँगी। रिज़ाइन करना मेरे प्लान में नहीं था, कभी नहीं था। अगर आपको ध्यान होगा, उससे 3 दिन पहले ही मैंने वो मेरी तो सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही थी जो स्मृति ईरानी जी के एफिडेविट को लेकर थी। और तो अगर मेरा मंशा ये थी, या मैं प्लॉटिंग कर रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी, या मैं बार्गेनिंग कर रही थी, या मैं MP की टिकट को लेकर मैं दुखी थी, तो मैंने 3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती। सम डिसीजन ऐसे आते हैं लाइफ में कि आप एक टिपिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आप एक निर्णय ले लेते हैं, आर या पार होता है, या तो आप तैर जाओगे या आप डूब जाओगे। जी, मैंने वो निर्णय लिया कि वो निर्णय मेरा होगा, मैं तैरूं या डूबूं, वो निर्णय मेरा। सही गलत होगा वो टाइम तय करेगा। वो निर्णय उस दिन आपको लेना था और आपने लिया। मैंने ले लिया, हाँ, बाद में सोचा, पर मैंने ले लिया। इसी हफ्ते आपका पार्लियामेंट में सेशन था,
4 मिनट का आपको टाइम दिया गया स्पीकर की तरफ से। आपने जो सवाल उठाया वो सवाल था कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए आने वाली सीरीज़ में। तो ये कब तक नहीं खेलना चाहिए मैच? नहीं, जब तक प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने ही कहा, हमें विदेशों में यही जाकर भेजा कि आप लोग टॉक विद टेरर नहीं होगा। कहा था या नहीं कहा था? अगर या तो वो बात सही हो सकती है या ये बात सही हो सकती है कि चलिए नॉर्मलाइज करें रिलेशनशिप्स को। मुझे किसी ने भी कुछ दिन पहले मैसेज किया कि स्पोर्ट्स को क्यों राजनीति में ला रहे हो। मैं कह रही हूँ टेररिज्म को आप स्पोर्ट्स में ला रहे हो। उनके जो क्रिकेटर्स हैं, आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस, उनके जो प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, इंस्टाग्राम पे उन्होंने क्या क्या स्टोरीज नहीं डाली। वो भी और जब फॉर्मर भी। युद्ध जारी था और जो उसके बाद भी हम नैरेटिव बन रहा था, हम इतना शर्मनाक अगर उनका रवैया रहा है उनके ऊपर, और जो हमारी 26 महिलाएं जो विधवा हुई हैं, जो जम्मू और कश्मीर जो इकोनॉमी हमारी टूरिज्म इकोनॉमी कम हुई है, अगर उसके लिए भी हम कहेंगे चलिए हम पहले अपने प्रॉफिट कमा लें फिर हम करेंगे, मेरे लिए तो मेरा दिल गवाही नहीं देता है। और अगर आपने हर फॉर्म और फॉर्मेट में बैन करने की बात की है या बात ना करने की है, खुद मैंने उसी 4 मिनट की स्पीच में कहा था, ये वही गृह मंत्री हैं जिन्होंने तिरंगा यात्रा, जब मल्टी पार्टी डेलीगेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी। गृह मंत्री अहमदाबाद पहुँच के कहते हैं बात होगी तो सिर्फ POK पे होगी। तो करिए ना बात, सेटल करिए ना, क्यों क्रिकेट खेलने में बैठे हुए हैं? क्या क्रिकेट के स्टेडियम में सेटल होगी POK की बात? सो दैट इज़ माई थिंग। अगर POK पे ही बात होनी है, POK पे बात करिए, देश का मान सम्मान और महिलाओं का अभिमान बनाए रखिए। शिवसेना का एक इतिहास भी है मैम पिच खोदने का। वो मैंने कहा भी है अपने एक स्पीच में। क्या पार्टी करेगी ऐसा कुछ अगर क्रिकेट मैच खेला जाता है? नहीं, अगर ये दुबई में होगा, दुबई के लॉज हैं, आई कैन डू दैट। पर एक बात आपको बताऊं, जो लोग आजकल ये कहकर घूम रहे हैं कि जो हमारी पार्टी तोड़ने के बाद, हमारी पार्टी का नाम और सिंबल लेने के बाद कहते हैं कि वो उत्तराधिकारी हैं शिवसेना की विचारधारा को लेकर, जी, आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था दुबई में, वो लोग हा हा ही करते हुए मैच देख रहे थे। तो ये वारिसदार हैं। ये शर्मनाक है कि पैसों के बल पे पार्टी तोड़कर वारिसदार अपने आप को बताते हैं, पर वो इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में बैठकर देख रहे थे। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। तो आप मुझे बताइए कि हम तो आई कैन ऑफ कोर्स फिजिकली आई कैन गो दुबई में जाकर उनके लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करें। पॉइंट इज कि वो ही विचार जो खुद प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक दिन पहले कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बहुत शब्द बयानों में कहा है, इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है। गृह मंत्री ने 370 हटाने के बाद कहा था हम अपनी जान दे देंगे POK के लिए। तो सीज फायर क्यों हुआ? तो इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच, अगर इंडिया पाकिस्तान से बात, इंडिया की बात पाकिस्तान से नहीं होनी है ऑन एनी फॉर्म एंड फॉर्मेट, तो क्रिकेट में भी नहीं होनी चाहिए। अगर भारत में मैच हुआ तो मैं मुझसे जो बन पाएगा मैं करूँगी इसको रोकने के लिए। मेरे देशवासियों के खून के ऊपर कोई स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, एंड इट्स नॉट पॉलिटिक्स। ये मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। हम लोग ने 26/11 मुंबई में देखा है, ट्रेन ब्लास्ट देखे हैं, बहुत सारे ब्लास्ट देखे हैं। और अगर आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, तो वाई यू टॉलरेंट टू प्लेइंग क्रिकेट विद देम? और फिर से दोहराऊंगी कि उनके क्रिकेटर्स ने इतना शर्मनाक स्टांस लिया, और आप वो, मैं उसको ब्लड मनी कहती हूँ। खून के ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इमोशंस का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, वो इमोशंस कहाँ से आते हैं? वो इमोशंस हम जब देखते हैं हमारे लोग शहीद होते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस शहीद होती है, बॉर्डर पे खड़े होकर जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वो शहीद हो जाते हैं गोलाबारी में। ये ब्लड मनी कहलाता है। आप सिनेमा में बंद करवा सकते हैं लेकिन क्रिकेट बंद नहीं हो सकता, कभी आपने ये नहीं पूछा? नहीं, ये इतने सिली सा आर्ग्यूमेंट है, बंद नहीं हो सकता है। मुझे कोई समझा रहा था कि अरे हमारा एशिया कप, हम होस्ट कंट्री हैं। अरे आप एशिया क्रिकेट काउंसिल को ही पूरा वो कर दीजिए, बोर्ड चेंज कर दीजिए। 1990 में, और मैंने रिसर्च किया है, मैं आपको बताऊं, BCCI को इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है। BCCI ने एशिया कप की शुरुआत इस हिसाब से की कि जो छोटे वाले जो एशिया में क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। पैसा कहाँ से आता है? ब्रॉडकास्टिंग राइट से आता है। राइट। ग्रुपिंग ऐसे करते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच हो ही हो,
और फिर अगर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल से फाइनल्स में हो गया तो वाह, नारे यानी सुभान अल्लाह, दिन दुगनी रात चौगनी जैसा प्रॉफिट हो गया, है ना। इमोशंस कहाँ से आते हैं? वो हमारी जनता के इमोशंस। मारो इनको, मारो इनको, मारो क्यों? जीतो इनसे, जीतो इनसे, जीतो क्यों? क्योंकि वो हमारे लोगों के खून बहाए हैं उन्होंने। मैं बस यही कहती हूँ, 1991 में का आपको उदाहरण देती हूँ, एशिया कप क्रिकेट होना था इंडिया में, पाकिस्तान ने उसको बॉयकॉट किया क्योंकि उस समय हाइटेन टेंशन चल रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर। बॉयकॉट किया उन्होंने। फिर भी मैं आगे मैच बढ़ा था, इंडिया खेली थी बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, इंडिया की उसमें जीत हुई थी। तो अगर वो बॉयकॉट कर सकते हैं तो तुम्हें किसने रोका है? अरे रिवैम्प द एंटायर एशिया क्रिकेट काउंसिल बोर्ड। तो बीसीसीआई उतना पावर रखता है। अभी मुझे एक और बात बताइए, बांग्लादेश में हमारे हिंदूज माइनॉरिटी में हैं और लगातार आ रहा है कि वायलेंट अटैक्स हो रहे हैं जिस तरीके से बांग्लादेश का इस्कॉन में और अलग-अलग जगहों और दूसरी तरफ पाकिस्तान में से प्रॉब्लम है। तो किस क्रिकेट बोर्ड को तुम हेल्प कर रहे हो? क्या तुम महात्मा बने हुए हो इसमें? तो यही है, इट कैन बी डन, इट इज एन एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज जो है वो मैं एक्सपोज करूंगी अगर ये मैच ऑफ नहीं होता है। देश को जानना जरूरी है कि ये हमें झूठ परोसा जा रहा है कि ये मैच कॉल ऑफ नहीं हो सकता। ठीक बात है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक आखिरी सवाल है। जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था अलग अलग देशों में, उन्होंने अलग अलग जगह इस हमले को लेकर बातें रखी हैं पूरी दुनिया के सामने। आप इसको सफल मानती हैं या असफल मानती हैं? मैं खुद उसमें शामिल थी जी। मैं 6 देशों में, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मैं 6 देशों में गई और मैं मानती हूँ कि ये एक शुरुआत थी जहाँ पे पार्लियामेंट्री, एक और चीज़ कहूँगी, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बहुत सारे देश यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे विदेशों से एमपीज़ हमारे देश में आते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, बोलचाल होती है, वहाँ पे फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं। अभी हाल ही में साउथ सूडान से ग्रुप बहुत आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, लगातार आते हैं, जर्मनी से आते हैं, अफ्रीकन नेशन से आते हैं, और फ्रेंडशिप ग्रुप्स एक्टिव होते थे। पर 2014 से ये सब बंद कर दिया था कि ना डिप्लोमेसी पार्लियामेंटेरियंस की ज़रूरत है, ना विपक्ष की ज़रूरत है, ना किसी और को हमें जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है। तो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में ये डिसीजन लिया गया। फिर भी हम लोग जहाँ जहाँ गए हमने देश का हित आगे रखा। बट द ब्यूटी, मैं आपको बताऊँ, सब लोग जब हमें देखते थे कहते थे हमने इतने सारी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा घमासान में लगा रहता है इंडिया में कि आपकी डेमोक्रेसी में इतना डिस्ट्रप्शंस होते हैं, फिर एडजर्नमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर आप सब एकजुट होकर आए हैं। तो इट्स सेंट अ वेरी नाइस मैसेज कि हम लोग एकजुट होकर आए हैं क्योंकि हम आतंकवाद को झेला है, सहा है, लड़ा है, और अब दुनिया को बताने आए हैं कि हम एकजुट हैं इस आतंकवाद की लड़ाई में। देश में जाकर मैं अपने सरकार से सवाल पूछ लूँगी। सो आई थिंक इट वॉज द राइट मैसेज, राइट थिंग टू डू कि विदेशों में जाकर, और ख़ास करके जब इतना डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, उनके न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से चल रहा था, तो वो भी डिस्पेल करना ज़रूरी था। तो वहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल से मिले, हम मीडिया से मिले, हम थिंक टैंक से मिले, हम उनके मिनिस्टर्स से मिले, हम उनके स्पीकर्स से मिले। सो आई थिंक इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव। लेकिन मैम इसको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिली। द प्रिंट ने इस पर डिटेल में रिपोर्ट छापी है कि बहुत ज़्यादा डेलीगेशन को कवरेज नहीं मिला इंटरनेशनल मीडिया में। ऐसा क्यों? नहीं, इंटरनेशनल मीडिया हमें कवर करे या ना करे, हम किससे बात कर रहे थे? हम उनसे बात कर रहे थे पीपल हु मैटर। अब इंटरनेशनल मीडिया के लिए वो प्रायोरिटी नहीं होगी तो दैट डज नॉट मीन कि हमारा अनसक्सेसफुल रहा ना। राइट। सी देखिए, इम्पोर्टेंट बात, अब वहाँ की मीडिया किस तरीके का उनका क्रोध है या प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं पता, और ना ही हम वहाँ पे जा रहे थे कि अरे आप सिर्फ मीडिया वाले ही हमें कवर करें। हमारा काम क्या था? हमारा काम था वहाँ के मिनिस्टर्स से मिलें, जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे मिलें, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मिलें, जो वहाँ का थिंक टैंक है उनसे मिलें। तो बात ये होती है, बात ये नहीं होती है कि अरे किसने कितना कवर किया। आपने कितना साउथ सूडान का विजिट का कवरेज हमारे फ्रंट पेज न्यूज़पेपर्स में होती है? बहुत कम। एग्जैक्टली। एमपी डेलीगेशंस हैं, सब लोग एकजुट होकर गए हैं, इंडिया का इंटरेस्ट रखने में गए हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है द प्रिंट ने ये कवर किया, और प्रिंट ने बताया देखिए कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो सिर्फ मीडिया का मापदंड ही इंटरेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले तो ये बता दूँ, इंटरेस्ट ये भी होता है कि हमारे देश को, इसमें देश का बात हम रख पाए या नहीं रख पाए, और वो सरकारें इस पर ध्यान देंगी या नहीं देंगी। राजनीति से इतर अब
पर्सनल आपके बारे में थोड़ा सा कई सारे सवाल हैं मेरे। प्रियंका चतुर्वेदी सामान्य महिला के तौर पर। मैं अपने आप को सामान्य ही मानती हूँ। ये लाइफ में एक मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं इसको जिम्मेदारी मानती हूँ। हो सकता है जनता के मन में ये जिम्मेदारी ऐसी लगे कि मैं अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंट मानने लग जाऊँ। नहीं, मैं ये जिम्मेदारी लेकर आई थी और ये जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ कि जो जनता की चीज़ें हैं। तो सामान्य दिन मेरे लिए अगर कहेंगे तो वही है जहाँ अपना काम कर पाऊँ, लोगों की बात सुन पाऊँ, लोगों की बात रख सकूँ, और जो देश में सही है देश की सही बात करूं, देश में गलत हो रहा है तो सरकार से सवाल पूछूं। तो ये मेरा मानना है कि एक ओपिनियन होना और एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी कि अगर जो गलत हो रहा है वो आप निर्भीक तरीके से बोल सकें। और दूसरा है कि अगर समय मिलता है किताब पढ़ लो, बच्चों के साथ समय बिता लो। अभी जब पार्लियामेंट मैं उसी पर आ रहा था। हाँ, बच्चे जब पार्लियामेंट होता है तो बच्चों को छोड़कर आती हूँ, परिवार को छोड़कर यहाँ आती हूँ। ये और जब पार्लियामेंट एडजर्न होता है हम ये कहते हैं कि इतने दिन हम यहाँ पर हैं, कुछ इट हैज़ टू हैव अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। राइट। कभी बच्चों ने ये शिकायत नहीं की? आप 17 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस के दिनों में तो मैंने खुद ये देखा है कि 5 दिन आप दिल्ली में होते थे और वीकेंड में फ्लाइट पकड़कर सीधा मुंबई निकलते थे आप। 2 दिन परिवार के साथ, फिर मंडे से सेम रूटीन। कभी बच्चों ने या घर वालों ने शिकायत नहीं की कि आपने हमें कम समय दिया? नहीं, मैं तो आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड। मेरे बच्चे बहुत, मेरी बेटी तो खास करके बहुत छोटी थी जब मैंने राजनीतिक सफ़र शुरू किया। राजनीति से फिर मैं पहले सिर्फ मुंबई में सीमित थी, फिर मुझे नेशनल रोल मिला और उसकी वजह से मुझे दिल्ली आना जाना बहुत हुआ। पर बच्चों ने कभी ये फीलिंग नहीं दी कि मम्मी हमारे साथ नहीं हैं। कभी कभी बेटी ज़रूर कंप्लेन करती थी कि आप कोई पीटीएम में नहीं आती हैं, कोई एनुअल डे पे नहीं पहुंच पाती। ये सारी चीज़ें चूकती हूँ। अरे बहुत चुभती है। मैं आपको बताऊँ, ये एक ज़रूर एक रिग्रेट है कि जब वो बच्चे ग्रो अप कर रहे थे, हम कहीं ना कहीं, मैं उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में, जैसे अभी बेटे का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, शायद मैं वो सेरेमनी नहीं अटेंड कर पाऊंगी। तो ये गिल्ट होती है। पर दोनों बच्चों ने कभी ये फीलिंग नहीं दी कि कहीं उनका ये फीलिंग रहा कि जब हमारी मम्मी स्ट्रांगली कुछ बात को रख पाएगी। एंड दे आर बिगेस्ट चीयर लीडर्स। जैसे मैंने अभी जब ट्रम्प को जवाब दिया था तो मेरी बेटी की इंस्टाग्राम स्टोरी थी माई कूलेस्ट मॉम करके। तो वो दे हैव बीन माई बिगेस्ट चीयर लीडर्स। एंड क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि वो अगर मेरा इतना ट्रैवल होता है तो कोई ना कोई वन ऑफ द पेरेंट हैज़ टू बी देयर। हम लोग ने वो भी प्लानिंग की कि कैसे हम रह सकते हैं। पर शुरुआत में जब मैं स्पोक्स पर्सन हुई, मैं आपको बताऊं, 7 दिन टीवी पे होती थी। मैंने खुद देखा, मैंने कई दफे आपको कवर किया है। 7 दिन टेलीविजन पे। कभी कभी घर में झगड़ा हो जाता था कि कोई डिनर प्लान नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, यही मैं जानना चाह रहा था। कोई हॉलीडे प्लान नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं ऑल द टाइम यही कहती रहती थी कि अच्छा अभी ये अभी वो। तो देयर वाज अ पॉइंट मैंने जब एक बार अजय माकन जी उस समय कम्युनिकेशन हेड थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप वीकेंड्स में मैं अगर अपने आप को एक्सक्यूज़ कर सकूं, क्योंकि उस समय हमारे प्रवक्ता भी इतने नहीं थे कि टीवी पे जा सकते, बिकॉज उस समय 2014 में जब सरकार, आप समझ सकते हैं क्या माहौल था कि लोग हमारी आवाज़ ही नहीं सुनना चाहते थे। लाइव ऑडियंस डिबेट्स होती थी, कभी कभी मुझे लगता था कोई मेरे ऊपर इंक ना फेंक दे। एंटी इनकम्बेंसी से जस्ट निकले थे। थी और थी एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत स्ट्रांग थी 2014 से पहले। तो रन अप टू द इलेक्शन वाज वेरी, कांग्रेस की आवाज सुनकर ही लोग में होती थी। टीवी बंद कर देते थे। अगर ऑडियंस डिबेट होती थी तो ऐसे प्रश्न पूछते थे गुस्से से भरे, कभी कभी लगता पर तो जब मैंने कहा कि सैटरडे संडे अगर मैं ले लूँ, बट ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग, ही सेड नहीं आपका समय फैमिली के लिए भी चाहिए होगा, आप लिया करें। तो अपनी बात जब रखती थी तब जाकर हो भी जाता था। सो ऐसा भी नहीं है कि, बट या समटाइम्स हो जाता है कि जब 24 घंटे आप राजनीति में हो, यू कांट टेक टाइम आउट, देयर इज नो पर्सनल लाइफ एट टाइम। अभी मुंबई जाकर कितनी खुश हैं आप? बहुत। मैं तो आई एम रियली टचवुड। बच्चे होते हैं अब, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहूँ, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं। बेटा काम पे जाता है, बेटी का अभी 12th हुआ है तो उसका फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज शुरू हुआ है। सो एट लीस्ट आई एम सीइंग दैट फेज ऑफ देम कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। वो भी फ़ोन करके बता देते हैं क्या चल रहा है। तो इट्स अ गुड फीलिंग टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली एंड ऑल्सो डू माई पॉलिटिक्स। अब टूर्स पे जा पाती हैं बच्चों के साथ? हाँ, तो अब तो मैंने बहुत क्लियरली ये सेट किया था
कि मैं अगर कोई भी वीकेंड मिला हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, चारों के चारों साथ में जाएंगे, या अगर जैसे अभी मैं रिसेंटली जब मेरी बेटी को मैंने प्रॉमिस किया था कि 18 साल होने से पहले हम दोनों एक छुट्टी लेंगे, सिर्फ हम दोनों लीवो छुट्टी। हाँ, आई वेंट ऑफ फॉर 15 days। मैंने कुछ नहीं करेंगे, हम 15 दिन के लिए जहाँ जहाँ आपको घूमना है मैं वहाँ ले जाऊंगे। हम दोनों गए एंड वी हैड द टाइम ऑफ आवर लाइफ। सो या एंड आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, क्योंकि आई थिंक कोई भी एक राजनेता हो, कोई भी एक बिजनेसमैन हो, कोई भी करियर पर्सन हो, उनको भी एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि कहाँ बाउंड्रीज अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी ड्रॉ करनी है। अगर वो नहीं होगा तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। एब्सोल्युटली, पर्सनल लाइफ गोज थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और अगर आप कोई टाइम आउट नहीं लेते हैं, मैं टाइम आउट को ऐसा देखती हूँ कि वे आई कैन ऑल्सो असेस माई सेल्फ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या मैं व्यूअरशिप फटीग भी होती है। मैं हमेशा एक मेरी बिलीफ रही कि इतना तुम टेलीविजन पे मत आओ कि लोग देखकर ही तुमसे थकने लग जाएं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दोज आर अ फ्यू थिंग्स कि यू कैन रीअसेस, रीप्लान एंड इमर्ज स्ट्रॉन्गर, इमर्ज बेटर, इमर्ज विद न्यू आइडियाज़। तो हाँ, मैं जितना हो सकता है छुट्टी लेते हैं, पर आजकल मैं खुद ही इतना ट्रैवल कर रही हूँ तो समय इतना नहीं मिल पाता है। फैमिली पर हम वापस आएंगे। अभी एक जब हम बातचीत कर रहे हैं, एक खबर आई है, जेडीएस के फॉर्मर एमपी प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर रेप चार्जेस थे जो साबित हुए, अब उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया है। प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की सदस्य हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जो एक बच्ची की मां है, प्रियंका चतुर्वेदी जो महिलाओं की लंबे समय से पैरवी कर रही है, ये तीनों वर्जन मुझे इस पर आप बताइए। तीनों वर्जन में एक ही बात कहूँगी, मैंने जब ये मुद्दा सामने आया था मैंने प्रखरता से इसको रखा था। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, प्रज्वल जी, मैं अभी जो अब तो जी मत कहिए। नहीं, हाँ सॉरी, प्रज्वल, हर्ष सांघवी जी जो होम मिनिस्टर हैं गुजरात के, नुपुर शर्मा, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी जो प्रणब मुखर्जी की डॉटर थी, हम लोग सब लंदन गए थे बहुत साल पहले। हमें एक डेलीगेशन में हम साथ में गए थे। तो जब प्रज्वल के बारे में ये खबर आई थी, फर्स्ट देयर वाज डिसबिलीफ। मैंने कहा ऐसे हो नहीं सकता। तो मैं 1-2 दिन में शांत रही। मैंने हो सकता है कोई जब राजनीति होती है, जब पॉलिटिक्स छाती है, जब इलेक्शन आ रहा होता है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें, इसकी संभावना प्रबल होती है, हाँ हो सकती हैं। तो जब मैंने कुछ वीडियोस देखे, इट जस्ट मेड मी सो आउटरेज, इतना गुस्सा कि माँ की उम्र की, आपके ऊपर इकोनॉमिकली निर्भर हैं, काम कर रहे हैं घर पे। मैंने उसको प्रखरता से उठाया था। मैंने कहा जो इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए वो इसको मिलनी चाहिए ही। एंड देयर वर सेवरल सच वीडियोस। तो बहुत सारे थे। जैसे वो होता है ना कि हम इतने पावरफुल हैं कि हम कुछ भी किसी के साथ भी कर सकते हैं और हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर हमें कुछ छू नहीं सकता। अब कौन उनको समर्थन दे रहा था? पूरी की पूरी सरकार जो पावर में है, सेंटर में, सबके सब समर्थन कर रहे थे। पर ये न्याय होता है, ये कर्म होते हैं, और मैं इसको वेलकम करती हूँ एज अ मदर, एज अ वुमन, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि कोई भी नेता हो या सबसे बड़े नेता हो, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं होगा, और महिलाओं के खिलाफ जो ऐसी हरकतें करेगा उसको सजा मिलेगी। ये हमारे हाई कोर्ट्स ने साबित करके दिखा दिया है। सो आई वेलकम दिस। इस देश में रेप में जो सज़ा मिलने का परसेंटेज है वो 0 से भी 0.25 के करीब है। क्या कभी प्रियंका चतुर्वेदी इसको लेकर आवाज़ उठाएंगी कि ये क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है वो बहुत डिले है मैम इस देश में? नहीं, मैंने तो इतनी आवाज़ उठाई है इसको लेकर, और हर मुद्दे पे मैंने आवाज़ उठाई है कि एक होता है केस रजिस्टर होना, एक होता है कन्विक्शन होना, कन्विक्ट होना, और वो इतने साल लग जाते हैं कि महिला भी थक जाती है, महिला भी शी हैज़ टू मूव ऑन। उसका कई बार कैरेक्टर असैसिनेशन होता है पुलिस में, कोर्ट में। देश में तो ऐसी हालत है कि कोई भी अगर आवाज़ महिला उठाती है तो गलती उसी की ही होगी, गलती उसी ने की होगी, प्रोवोक उसी ने किया होगा, सिचुएशन उसी ने की होगी, फॉल्स केस इसी ने किया होगा। ये इफ यू लुक एट द परसेंटेज, कि हो सकता है किसी महिला ने किया हो, पर अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो न्याय मिलते 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 उम्र कट जाती है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर नथिंग बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी उनकी ये भी है कि वो भी नहीं कुछ डिसीजन लेते हैं।
हमारे तो मैं बस ये मैंने हर मुद्दे पे खास करके कन्विक्शन रेट को लेकर तो मैंने बहुत बार आवाज़ें उठाई है, अपनी आवाज़ उठाई है और उठाती रहूंगी, चाहे पार्लियामेंट में रहूँ नहीं रहूँ कहीं भी रहूँ, ये उठाऊंगी ज़रूर। इस चीज़ पे पर्सनली कई बार इतना गुस्सा आता है क्योंकि कई बार रेप विक्टिम से मिला हूँ मैं केस के दौरान, और इतनी दर्दनाक उनकी कहानी होती है, इतना वो झेल चुकी होती हैं कि वो कहती हैं या तो खुद को गोली मार लेना ठीक है या सामने वाले को गोली मार देना ठीक है, पर कोर्ट में जो होता है वो ठीक नहीं है। नहीं, आप देखिए क्योंकि कन्विक्शन रेट इतना पुअर है कि लोगों का भरोसा उठ जाता है इन्वेस्टिगेशन से और कन्विक्शन से और कोर्ट्स पे से। अब ये जिम्मेदारी कोर्ट्स, अब देख अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हम लोग लॉ बना सकते हैं, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जिसको करना है अगर वो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन लेकर होना चाहिए। तब इसीलिए फिर महिला को लगता है मैं ही हाथ में ले लूँ लॉ एंड ऑर्डर और ख़त्म कर दें इसको। या जब कभी पुलिस सर्विसेज पुलिस वाले सीधा ठोक देते हैं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसा हैदराबाद में हुआ जैसे वीसी सजनार के टाइम जैसे हुआ। तो दिस इज एक्चुअली फ्लाउटिंग द लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि एनकाउंटर इज बेटर देन जुडिशियल प्रोसेस। एनकाउंटर इसलिए बेटर लगने लगता है क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस इज नॉट गिविंग देम दैट जस्टिस, और इतना स्लो मूविंग मैकेनिज्म है, होते 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 पता नहीं सालों बीत जाते हैं। कभी कभी वो ऐसे ऐसे केसेस भी सुनने में आते हैं जब जजेस कहते हैं आप लोग सेटल कर लो, शादी कर लो, ये भी केस आते हैं। तो हम क्या व्हाट आर वी, तो ये तो मैं बार बार उठाऊंगी, ये तो मेरे लिए एक पर्सनल एक लाइफ का जो महिलाओं को लेकर एक मिशन है कि हर मापदंड पे अगर उनकी आवाज़, और हर इंटरसेक्शनैलिटी पे महिला पे होता है देश में। आप टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उसका कैसा दुरुपयोग होता है महिलाओं को लेकर, फोटोशॉप हो, एआई हो, क्या क्या नहीं आते हैं मेरे सामने। मैं स्टैंडिंग कमेटी आईटी और कम्युनिकेशन में हूँ, तो डिजिटल अगर वर्ल्ड में हम घुसते हैं तो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा बोलते हैं तो बुलिंग होती है, डिजिटल स्पेस में फिर तंग ज़्यादा करते हैं तो एआई की इमेजेस और फोटोशॉप इमेजेस घूमने लगती हैं। तो क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे पहला वार महिला पे ही होता है, वॉर्स होती है तो सबसे पहले डिस्प्लेस महिला होती है, कोविड हुआ तो सबसे ज़्यादा रोजगार महिलाओं के गए। तो कहीं ना कहीं तो हर चीज़ पे मैंने ये हर इंटरसेक्शनैलिटी पे मैंने बात रखी है। एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, इस केस का, इस तरह के केस का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसमें लड़कियां अपने लड़की होने का फ़ायदा उठाती हैं और फेक चार्जेस में किसी पुरुष को फंसा देती हैं। ऐसे कई सारे मामले हैं, कई सारे उदाहरण हैं। जब ऐसा कोई केस सामने आएगा तो क्या आप उस पुरुष का पक्ष रखेंगी? बिल्कुल रखूंगी, बिल्कुल रखूंगी। देखिए मेरे लिए अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई सेक्शन का मिसयूज़ कर रहा है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जब ये एक बैंगलोर के क्योंकि ये कोर्ट ने भी कहा है कि 498 दहेज का जो एक्ट है उसका बहुत मिसयूज 498 तो उसको रीलुक भी किया जा सकता है, पर 498A में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ऑफ मिसयूज वो कम है, वो काफ़ी कम है। तो वो जो मिसयूज कर रहे हैं एब्सोल्युटली आई डोंट स्टैंड विद देम। पर आजकल ये मुहिम बन रही है कि स्क्रैप हो जाने चाहिए, लॉज हटा देने चाहिए, सब महिलाएं दोषी हैं। ये एक बहुत गलत प्रथा चल रही है कि 6-7 केस ऐसे लगा दिए जाते। तो जो बैंगलोर टेकी का सुसाइड हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा और उन्हें पूरे एक फेसबुक लाइव पे कहा और अनफॉर्चुनेट सुसाइड हो गया, तो मैंने कहा कि जो अगर महिला जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त सजा दे दो, वही सजा मिलनी चाहिए जो एक पुरुष को मिलती। आज जो मर्डर हुआ इंदौर लड़के का जो विद इन फर्स्ट वीक में मर्डर हुआ था हनीमून पर, जी जी, मैंने उस महिला को तो सजा मिलनी चाहिए, वही सजा मिलनी चाहिए जो एक पुरुष को मिलता। पर उसको मापदंड बनाकर कहना कि आजकल की महिलाएं सारी दोषी हैं। पर ऐसे केस में हम बार बार आ रहे हैं, मेरठ से मुस्कान का नंबर्स आप देखिए, मैं फिर से कहूंगी बहुत टाइम तक मैं ये इस चीज से बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि महिलाएं सालों तक एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती रही, आज भी है। हम दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठ के इस तरह की बात कर सकते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं इस मुद्दे पर सच्चाई अभी भी ये है कि इस देश में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं तब भी कोई ना कोई महिला इस चीज को झेल रही होगी। लेकिन अब इस तरह के केस भी इसी समाज में जगह बना रहे हैं। इस समाज का एक दूसरा हिस्सा वो जो महिलाएं इस तरह के, कहूंगी अगर कहीं लूपहोल है कि अगर कोई मिसयूज कर रहा है और वो रिड्रेसल नहीं है तो बिल्कुल उस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर वो लूपहोल फिक्स करना है, वो भी फिक्स करने के लिए मुझे कोई दो मत नहीं है कि मैं उसको रखूंगी। पर अगर हम वॉल्यूम देखते हैं
कि जो मीडिया के सामने या लोगों के सामने आ रही हैं एंड वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल इंसिडेंट्स, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो आपको सिंगल डिजिट में पाए जाएंगे जहाँ पे उन्होंने थ्रेटन कर रही हैं कि मैं ये वाला सेक्शन लगा दूंगी, ये वाला सेक्शन नहीं, अब डबल में होने नहीं, लगे नहीं, हैं। नहीं, एक मिनट, एक है थ्रेटन करती हैं, एक है जो कर देती हैं। जी। तो जो ये कर भी रही हैं और उनकी वजह से जो पीड़ित परिवार है सफ़र करता है, उनका भी रिड्रेसल कहीं होना चाहिए। और अगर नहीं है वो लूपहोल में, ये हमारे सेक्शंस में नहीं है, तो उसका एड्रेसल भी ढूंढेंगे। बट बिकॉज आई डोंट नो माई लॉ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, पर आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट, क्योंकि ये मुझे 2-3 लोगों ने इस बारे में पूछा है। पर मैं ज़रूर कहूँगी कि जो गलत है गलत, जो सही है सही, पर ये कह देना हटाई दो सिस्टम, वो गलत है। जी, एक बार फिर से हम जो चर्चा बीच में छूट गई थी आपके हाँ। पर्सनल लाइफ को लेकर, उसकी तरफ अब वापस आते हैं। आपके साड़ियों के कलेक्शन को लेकर बहुत बात होती है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपको फॉलो करती हैं। जब मैंने बताया कि आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं, तो उन्होंने ये सवाल बड़े ज़ोर देकर पूछने के लिए कहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी जी से ये ज़रूर पूछना कि वो साड़ियाँ कहाँ से खरीदती हैं। हाउ स्वीट। मैं साड़ियाँ कहाँ से खरीदती हूँ, तो मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ, मैं यूजुअली साड़ियाँ हमेशा अपना रिसर्च करके जाती हूँ, और भले ही 1 घंटा मिले, मैं जाकर उस स्टेट की साड़ी ज़रूर लेती हूँ। हैंडलूम साड़ी। एक दिल्ली में दिल्ली हाट है, INA में, हाँ INA में दिल्ली हाट है। वहाँ पर मैं हमेशा जो बाज़ार चेंज होते रहते हैं, वहाँ पे जाकर मैं अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, हैंडलूम की मिलती हैं, वीवर्स से मिलती हैं, तो अच्छे, ऐसा भी नहीं है बहुत महंगी मिलती हूँ, गुड प्राइसेस। दस्तकार है, दस्तकार में जाती हूँ, तो हैंडलूम एक्सपोज जो होते हैं या टेक्सटाइल एक्सपोज जो लगते रहते हैं, उसमें मैं आई गो पिक अप माई साड़ीज। तो दुकानदार से मोल भाव होता है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। एक महिला बार्गेन ना करे तो क्या सक्सेसफुल शॉपिंग हुई उसकी। तो अच्छे गुड बार्गेनर हैं आप? आई वुडंट से गुड बार्गेनर, बट हाँ, मैंने एक ट्रिक सीखी है, मैं सीधा आधा कर देती हूँ और फिर वो लोग बेचारे कहते रहते हैं थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। तो उनके ऊपर भी प्रेशर फिर होता होगा ना? फाइनली व्हेन आई एम रेडी टू वॉक ऑफ एंड दे से अच्छा आप चले ही जाइए, आप बार्गेन मत करिए, तब लगता है अच्छा आई थिंक आई हैव रीच्ड देयर लिमिट, अब मैं दे देती हूँ। सो आई डू दैट। बट मोस्ट ऑफ द स्टोर्स आई डोंट रियली बार्गेन, इन द सेंस के जैसे वीवर्स है हमारे, अगर वो कोई प्राइस देते हैं, मैं उनसे कहूँगी भैया महंगा लग रहा है, आप ठीक करके मुझे बता दो क्या है। फिर वो खुद ही सामने से बताते हैं, तो इफ आई फाइंड इट फाइन आई बाय इट, अदरवाइज आई वॉक आउट। इस चीज़ का भी दुकानदार पे असर रहता होगा भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, उनको बेचारों को पता भी नहीं चला, बहुत टाइम होता है। मेनी ऑफ देम डोंट नो कि कौन है क्या है। मैं नॉर्मली जाती हूँ, जैसे मैंने कहा सामान्य तरीके से जाओ भैया कितने का है क्या है, उनको पता भी नहीं चलता कौन है क्या है। किस स्टेट की साड़ियाँ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? स्टेट की साड़ी, महाराष्ट्र की पैठनी ऑफ कोर्स, बट नहीं, वो नहीं लेना। लखनऊ की बनारसी, आई मीन बनारस की बनारसी, सॉरी आई सेड लखनऊ। बनारस की बनारसी, देन चिकनकारी वर्क ऑफ लखनऊ, फिर इक्कत वर्क फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, फिर इकट इज फ्रॉम ओडिशा आई थिंक। इवन वहाँ पे भी मिलता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी। आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड चंदेरी फ्रॉम मध्य प्रदेश। चंदेरी, ऑफ कोर्स, चंदेरी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो सॉफ्ट कॉटन्स फ्रॉम बंगाल की साड़ियाँ भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। अभी हाल ही में मैंने एक आसाम में जाकर, मैं गुवाहाटी गई थी कामाख्या देवी के दर्शन करने, वहाँ पर मैंने असमी से एक साड़ी खरीदी, बहुत ही खूबसूरत साड़ी। तो अभी और एक दिल्ली हाट से मैंने पंजाब से एक साड़ी खरीदी थी, वो जो फुलकारी वर्क होता है। तो आई ट्राई टू कि हर तरीके से जो भी राज्य की जो एम्ब्रॉयडरी है, वीव है। सबसे महंगी साड़ी कितने की खरीदी या गिफ्ट में मिली? मुझे नहीं पता कौन सी सबसे महंगी साड़ी है, बट अरे अभी आपने कहा कि आप मोल भाव करके पे हाँ, करती नहीं, हैं। अगर किसी ने गिफ्ट की होगी तो मुझे पता है, पर मेरा एक पर्सनल वो है कि मैं आई डोंट स्पेंड टू मच ऑन अ साड़ी, इट हैज़ टू बी वैल्यू फॉर मनी। जो कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो मेरे पास, जो मैं कहूँगी एयरलूम साड़ीज़ हो गई हैं, मैं अपनी बेटी, अगर बेटी पहनेगी, बेटी को पहनाऊँगी पर या बहू को दे दूँगी, बट वो साड़ियाँ हैं कि जो आई नो आई विल नॉट पार्ट विद, दे आर गुड एयरलूम साड़ीज़, तो गिफ्ट मिलती हैं। और एक्चुअली लोगों को पता है हाउ मच आई लव साड़ीज़, तो काफ़ी लोग आकर कमेंट में देखता हूँ। हाँ, they come and gift me sarees and I try to wear most of them. आपके कमेंट बॉक्स
आपने शायद, मुझे नहीं पता आपने देखे कि नहीं देखे, कमेंट में कई बार आपकी साड़ियों के सिलेक्शन की बड़ी तारीफ हो रही अच्छा, होती है। मैंने नहीं देखे। डिबेट को साइड में कर देते हैं और मैं पता है क्या करती हूँ, मैं एक अलग डिबेट चल रही होती है कमेंट। रियली आई डोंट नो, मैं क्या करती हूँ, मेरे जो कंट्रोवर्शियल वीडियोस होते हैं जो कभी किसी ने फैला दिया या मैंने कुछ बोल दिया, जो कंट्रोवर्सी कर दें या हो जाए, तो मैं और मेरी डॉटर जब भी कभी फ्री होते हैं हम वो उसके कमेंट्स पढ़ने लगते हैं। और इट्स सच अ ह्यूमरस थिंग टू रीड, क्योंकि सब वो मुझसे कहते हैं मम्मा देखो इसने कितनी गंदी बात आपके बारे में कही है, इसने कितनी और हम उसी को देखकर हंसते रहते हैं कि एंड देन माय डॉटर विल बी लाइक यू डिड मेक अ सिली कमेंट, तो ये कमेंट्स तो आएंगे। ये मेरा फेवरेट टाइम पास है, क्यों पोस्ट देखूं या ना देखूं, कमेंट पढ़ता हूं। अप्रिशिएट माय साड़ीज, आई ओनली थैंक देम। ओह बाय द वे, राजस्थान की लहरिया और बांधनी बड़ी अच्छी है। हाँ, उसको नहीं भूला जा सकता। हाँ, नहीं भूला जा सकता, माफ करिएगा राजस्थान वालों। एक यूथ में एक फैशन सेंस में चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, और दिल्ली और मुंबई ये दो जगह हैं जो फैशन के लिए बहुत, इन पर डिबेट होती है भयानक वाली। दिल्ली का फैशन सही लगता है या मुंबई का? आई थिंक दिल्ली हैज इट्स फैशन कोशेंट राइट। लोग बहुत अपने पहनावे पे ध्यान देकर, फैशन ब्रांड्स, वेरी कॉन्शियस एंड वेरी क्लियर, एंड इट्स मैं अगर दोनों को कंपेयर करना होगा, as much as people might get angry with me, Delhi fashionable है, has better fashion than Mumbai. Mumbai has more comfort. Nobody, कोई आपको जज नहीं कर रहा आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, कि मॉल में आप क्या पहन कर आ गए। दिल्ली में एफर्ट करना पड़ता है कि आप अगर मॉल में भी जा रहे हैं तो आप क्या वेशभूषा में जाएंगे। मुंबई इज मोर चिल, कि जो आपको फैशन सूट करे आप पहनो। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट हो, या जैसे मैंने ये यूएस और यूरोप में देखा है, अगर आप यूरोप जाएंगे तो यू सी मोर फॉर्मल फैशन, और यूएस इज कैजुअल। तो वेरी सिमिलरली मैं मुंबई और दिल्ली में ये सिमिलैरिटी देखती हूँ कि मुंबई में कंफर्ट लेवल मैटर्स मोर देन योर फैशन, और हो सकता है गर्मी की वजह से हो, और वहाँ पे सीजन्स नहीं हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं, वहाँ पे सीजन्स नहीं है। एक गर्मी का वेदर होता है या बारिश होती है, तो यही है। विंटर अब थोड़ी आने लगी है तो हम लोग अपने स्वेटशर्ट्स पहन लेते हैं, बट अदरवाइज देयर इज नो, इट्स मोर कैजुअल। एंड मेरी फैमिली का एक बड़ा धड़ा वहाँ रहता है, और जब से वो 2013 में यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए थे, और उनके विंटर वेयर्स आज भी वापस वैसे रखे। मैं यही सोचती हूँ कि जब मेरा पार्लियामेंट्री टर्म खत्म होगा, मैंने इतना विंटर वेयर खरीदा हुआ है, व्हाट विल आई डू विद इट? आई हैव टू गिव इट अवे। हाँ, ओके, एक और सवाल मैम, प्रियंका चतुर्वेदी कभी स्ट्रीट फूड खाती हैं? बिल्कुल खाती हूँ। क्या सबसे ज्यादा खाती? मैं बहुत, अगर देखिए मैं जिस कॉलेज में गई, एनएम कॉलेज, उसके बाहर ही इतने अच्छे स्टॉल्स थे। नरसिम्हा जी, हाँ, उसके बाहर ही इतने अच्छे फूड स्टॉल्स थे, राइट फ्रॉम वड़ा पाव टू मुंबई सैंडविच, डोसा, फ्रैंकी, और बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन, ग्रिल सैंडविचेस, ये सब। तो मैंने तो इतना खाया है स्ट्रीट फूड। अभी जैसे 2 दिन कॉलेज के टाइम में या अभी भी खाती हूँ। अभी जैसे जब मैं इतने दिन बाद यूरोप ट्रैवल कर आई थी, तो मैं लगभग 3 महीने ट्रैवल करी थी। एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन तो था ही, पर मेरे वर्क कमिटमेंट्स जो थे, स्पीकर कमिटमेंट्स होते हैं, ये सब होते हैं, तो लगभग 3 महीने मैं विदेश में ही थी, यूरोप में ही थी मेजरली। तो जब मैं लौट कर आई तो माय हस्बैंड आस्क्ड मी कि कल कहीं बाहर खाना खाने जाए। मैंने नहीं, पहले मैं एनएम कॉलेज जाऊंगी, वहाँ पे अपना सैंडविच खा कर आऊंगी, वड़ा पाव खा कर आऊंगी, देन आई विल स्टार्ट टू फील नॉर्मल। सो आई स्टिल ईट स्ट्रीट फूड, आई ईट अ लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड। यहाँ पे तो मोमोज आते हैं, मोमोज खा लेती हूँ कभी कभी। पानी पूरी? यस, पानी पूरी, बट आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ पानी पूरी। दिल्ली और मुंबई कहाँ का ज्यादा पसंद है? अब ये तो वॉर हो जाएगी, फूड वॉर हो जाएगी, पर मेरे लिए तो मुंबई हैज सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड। ओके, वड़ा पाव, मिसल पाव? हाँ, मिसल पाव इतना नहीं है, बट जितना वड़ा पाव, सैंडविचेस, आपका वो डोसा की वैरायटी, फ्रैंकी। कभी ऐसा हुआ कि सांसद बनने के बाद लाइन में लगना पड़ा? ऑफ कोर्स, अभी भी मैं एनएम कॉलेज जाती हूँ, हम अपनी जीन्स और शर्ट में चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं कौन है। हम अपनी लाइन में वो एनर्जी की बोतल, वही जो ये कौन सा है, कॉलेज डेज में एनर्जी की बोतल लेते थे। एनर्जी एक ड्रिंक है वहाँ पर, रेड कलर का। नहीं, पाइनएप्पल फ्लेवर, महाराष्ट्र डेयरी से बनती थी, तो मिल्क ड्रिंक है, इट्स अ फ्लेवर्ड मिल्क।
और इट्स वेरी टेस्टी। चलिए ट्राई करूंगा मैं। हाँ यू मस्ट, जब भी आप मुंबई आए तो मैं तो क्यों में ही खड़ी रहती हूँ और फिर उनको जाकर ऑर्डर करती हूँ, किसको पता कौन है, हमने खाया पिया और फिर निकल पड़े। Of course, I have absolutely no problem. Life normally है मेरी। कभी ऐसा एक्सपीरियंस लिया आपने कि मरीन ड्राइव पर जो गोला माउंट है या दूसरे जो है आउटलेट्स हैं जो अपने स्ट्रीट शॉपिंग या स्ट्रीट मैं फूड के आपको लिए बता जाने रही जाते हैं? हूँ, मुंबई वाले जो हैं बड़े नॉर्मल लोग हैं, वो कहीं भी तो आप एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने सुना मुकेश अंबानी जी भी एक बहुत फेमस स्वाति स्नैक्स के एक वेजिटेरियन स्नैक्स रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना मंगवाते हैं। ये भी सुना है कि सरदार पाव भाजी खाते हैं, उनके घर पे पाव भाजी आती है वहाँ से। तो ये बहुत नॉर्मल है कि कोई रुक कर खाना खा ले या स्ट्रीट फूड खा ले। तो अगेन लाइक आई सेड, मुंबई में एक चीज़ है कि बहुत ही एक ऐसा शहर है जो सबको नॉर्मल कर देता है और नॉर्मल रखता है। वो उस शहर की ना अपनी तासीर है। हाँ वही, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मुंबई कि कोई लंबी उड़ान तुमने कितनी भी भर ली हो, पर जब तुम मुंबई में हो तो मुंबई का ही हो, और जैसे वो लड़ रहे हैं, जद्दोजहद हो रही है, वैसे हमारी जद्दोजहद हो रही है। कोई वो नहीं है। फूड से रिलेटेड एक और सवाल, सैंडविच, मोमो, पाव भाजी। हाँ वड़ा पाव आप कहाँ भूल गए आप? वड़ा पाव, हाँ वड़ा पाव, पाव भाजी, सैंडविच, मोमो। ऑलराइट। थोड़ा सा आपने अभी कॉलेज की बात अब की। भेलपूरी आप मिस कर गए। हाँ भेलपूरी। कॉलेज के दिनों की आपने बात की, मैं आपकी एक चर्चा सुन रहा था, कॉलेज के टाइम में आपका एक क्रश था, अर्जुन रामपाल। ओह या एक्चुअली काफी सारे थे। यू नो जब टेलीविजन पे आप देख रहे हो, हाँ यस, एक बार वो हमारे कॉलेज आए थे चीफ गेस्ट बनकर, तब से आई वाज लाइक यू नो या काइंड ऑफ had a feeling कि one good looking person he is, हाँ नाइस मॉडल। हाँ अभी कभी मिलना हुआ उनसे? नहीं, एक ही बार मैं किसी शादी में मिली थी। आई डोंट रियली, मैं ज़रा बाहर निकलती नहीं हूँ, जब मुंबई में होती हूँ घर पे ही रहना पसंद करती हूँ। यहाँ पे भी कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनके घर में आना जाना होता है, उठना बैठना होता है, और रेस्टोरेंट्स ये सब मैं जाती नहीं हूँ, खाना यूजली मंगवा लेती हूँ, पर स्ट्रीट फूड मैं डेफिनेटली खाती हूँ। बट नहीं, मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं। सालों पहले एक कोई शादी में मुझे मिले थे, तब मैंने उनसे फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई थी, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं। Neither did I show an interest, neither do I have an interest. अब नहीं है? नहीं, interest in the sense, of course, I cannot deny that was interest, पर मैंने जाकर किसी से out of it जाकर मुलाकात करने की कोशिश नहीं किया। ओके, चलिए मैम अब महाराष्ट्र की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। पर्सनल बातचीत बहुत सारी कर ली हमने। हाँ। शिवसेना में उठापटक हुई किसी बात को लेकर और पार्टी दो धड़ों में बंट गई। उसके पहले की कहानी ये है कि एकनाथ शिंदे कुछ बातें थे जो चाहते थे कि उद्धव ठाकरे माने, और वहाँ से लगातार उनको इग्नोर किया जा रहा था। ये एक थ्योरी चलती है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो उन्होंने देखिए बहुत सारी थ्योरीज निकाली। पहले एक थ्योरी निकाली कि आपने पार्टी की विचारधारा छोड़ी, अगर पार्टी और आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, तो कांग्रेस के साथ जब अलायंस किया तो आपकी भी स्वेरिंग इन सेरेमनी उसी दिन हुई। दिक्कत थी तो आप तभी अपनी आवाज़ उठा लेते। 3 मिनिस्ट्रीज आपको मिली थी, उसमें आपको 1.5-2 साल बाद याद आ रहा है कि अरे हमने किया, विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, अनट्रू। दूसरा फिर थियरी आई कि उनको अंडर कट करने की कोशिश करें, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, अनट्रू। जो हम कहेंगे 4 मेन एडवाइजर्स थे साहब के साथ रहते थे, अमंग्स द सीनियर मोस्ट, उनमें से एक थे। फिर कहा जाता है कि उन्होंने कोई मांगे रखी और पूरी नहीं हुई। यही सेम अगर आप उनका 2019 से पहले का एक वीडियो देखेंगे जहां वो PWD मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा आज मैं जेब में अपना इस्तीफा लेकर आया हूं और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं कर सकती है क्योंकि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो उनका सेम बहाना सब जगह है। तो उन्होंने, आप जो कह रही हैं उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना फायदा देखा। हाँ ऑफ कोर्स, उन्होंने देखा कि यहाँ से उनको इनकरेजमेंट मिला, सारा स्क्रिप्ट राइटिंग ये सब, तो मैं तो उसको शिवसेना कहती ही नहीं हूँ। उनकी जो पार्टी है वो शाह सेना है। शाह जी ने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी, उन्होंने उसको फॉलो किया, उसका उनको इनाम मिला कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया 2.25 साल के लिए। अब आपको उप मुख्यमंत्री जब बनने का बारी आई, आप लड़ने झगड़ने लग गए और आपने किया। तो ये तो आई वुड से कि स्क्रिप्ट राइटिंग यहाँ से हुई, एग्जीक्यूशन वहाँ पे उन्होंने किया, सूरत भागे, फिर गुवाहाटी चले गए, हुआ है सब कुछ, पर प्रायोजित यहीं से हुआ है। इस दरमियान बातचीत की उनसे कोई कोशिश नहीं हुई या उन्हें रोकने की या किसी तरह से कि ये सब ना हो? नहीं, उस समय पर जब सूरत चले गए थे सबसे पहले,
तभी कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया, पर साहब को बस यही लगा कि अगर बातचीत करनी थी तो आप यहीं पे कर लेते। सूरत जाना ही एक इंडिकेटर है कि आपको कहाँ से ये पूरा आप मन बना चुके हैं। नहीं, कहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है एग्जैक्टली तो आप सूरत चले गए हैं और आप फिर कह रहे हैं कि नहीं अब नेगोशिएट करो। तो आज आप नेगोशिएट करने की बात कर रहे हो, कल कोई और शिव सैनिक खड़ा होगा और नेगोशिएट करने की बात करेगा, तो कोई बातचीत नहीं हुई। फिर आर पार की लड़ाई, जिससे मैंने आर पार की एक लड़ाई लड़ी वैसे ही साहब ने आर पार की लड़ाई लड़ी है। पहले वो भी उसी धड़े का हिस्सा थे जिस धड़े की आप अभी हैं। एक टाइम पर साथ में काम करना और फिर किसी वजह से फ्रिक्शन होना और फिर एक दूसरे को गद्दार कहना, कितना ठीक है? नहीं, अगर आप देखिए एक पार्टी में आप काम कर रहे हैं, आपको सब कुछ मिला जी। आप बार बार कह रहे हैं मैं एक रिक्शा चालक था, पर बिल्कुल रिस्पेक्ट कर वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, आनंद डीगे जी ने आप में पोटेंशियल देखा, आपको जगह बनाई, आपने ठीक है काम किया और जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे आपको फल भी मिला। पार्टी ने भी आपको रिकग्निशन दिया। आप, जैसे मैंने कहा, आप टॉप 4 में थे। जब साहब और आदित्य जी असेंबली में नहीं थे तो सारा यही संभाल रहे थे जी, मिनिस्टर भी आप ही थे। तो ये कह देना कि अरे मैं तो रिक्शा चालक था, ठीक है रिक्शा चालक थे, इट्स अ स्टोरी, पर रिक्शा चालक में टैलेंट भी किसने ढूंढा? एक पक्ष ने ढूंढा, इस पक्ष ने आपको दिया। और जब आप कहो सीधा सूरत जाओ, अपनी दिक्कतें नहीं बताओ, सीधा सूरत जाओ, तो इसको आप क्या कहेंगे? कभी पहले चर्चा नहीं हुई। मैं आपको दूसरी चीज कहूंगी, और क्यों किसी को गद्दार कहना? आप अपनी पार्टी बना लेते। आज राज ठाकरे जी भी पार्टी छोड़कर गए थे, उन्होंने अपना पक्ष बना लिया। अगर आपकी बात नहीं सुन रही थी, आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा था, आपके पास अगर ऐसे 40 आमदार थे, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ लो। समर्थन तो आपका पूरा पूरा ये स्क्रिप्ट राइटर ने दिया ही था और आपके पास ठीक ठाक नंबर्स भी थे। आप पार्टी का सिंबल चोरी कर लो, पार्टी का नाम चोरी कर लो, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप चोर चोरी करे और उसको बस डांट पड़ जाए कि ये तुमने गलत किया, पर चोरी का सामान वो रख ले, तो कैसे होता है? अभी इस चुनाव के बाद वो सीएम नहीं रहे, तो कभी अंदर खाने दोबारा बातचीत हुई? नहीं, मैंने तो खैर मेरी कभी बातचीत ही नहीं हुई, इतने अफवाहें फैलाई जाती हैं। उन्होंने अप्रोच किया हो या इधर से कोई? नहीं, आई मीन अप्रोच में बात वो कभी लाइफ में किताब में ही लिखूंगी, पर इतनी फालतू की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि अरे प्रियंका यहाँ पे आना चाहती है। अरे भाई साहब, राजनीति छोड़ दूंगी, पर हाँ ये तो हर दूसरे दिन मैं देखता हूँ। हाँ, हर दूसरे दिन कि वो आना चाहती थी पर इसने रोक दिया, उसने रोक दिया। एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि ये प्रियंका जी बीजेपी में आना चाहती थी पर स्मृति ईरानी ने रोक दिया। भाई पीएम की तारीफ कर रहे थे। हाँ, पीएम की। अब मुझे बताओ, मुझे उसने पूछा पॉलिटिशियन, अब पॉलिटिशियन अगर कहेंगे तो जो शुरुआत आप पे 2002 से जो भी आपकी उनका सीएमशिप शुरू हुई, फिर वो गुजरात राइट्स हुए, उसके बाद आपने देखा जो भी प्रोसेस हुआ वो पॉपुलर हुए, जो भी हुए जीत कर आए। फर्स्ट टर्म मिला, सेकंड टर्म मिला, थर्ड टर्म में फुल टर्म नहीं मिला पर लेस देन मेजॉरिटी मिली। फिर आपने दूसरों का समर्थन लेकर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। कैन आई डिनाई दिस फैक्ट? कैन यू डिनाई दिस फैक्ट? नो। तो सब उन्होंने कुछ मेहनत की होगी तभी तो अगर मैं पॉलिटिशियन कहूंगी, गुड बैड अगली पॉलिटिशियन वाज नॉट व्हाट आई वाज द पॉइंट, द बॉय वाज स्मार्ट पॉलिटिशियन। मैंने कहा ठीक है, तो इट हैज टू बी हिम। अगर इतना लोगों को इतना इंटॉलरेंस बढ़ जाता है कि हम रियलिटी से ही हम अपने आप को अवगत नहीं रखते हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना लॉयल्टी सर्टिफिकेट लेकर नहीं घूमने वाली हूँ, या इन लोगों को जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोल करते हैं उनको बताने वाली। जो एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होते, बस हित होते हैं। अब हित भी क्या है? आज राजनीति इतनी ट्रांजैक्शनल हो गई है, इतनी ट्रांजैक्शनल हो गई है, जो कल वहाँ पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, यहाँ पे है। आप महाराष्ट्र में आएंगे ना, तो अगर आप मैं जाता हूँ साल में 2-3 बार, तो इट्स सो फनी, कोई कहेगा 4 टर्म एमएलए हूँ, तो मैं पूछूंगी कौन सी पार्टी से? बीजेपी में। पर पता है मैं आपकी पार्टी में भी रह चुका हूँ, पता है मैं एनसीपी में भी था। तो 4-5 पक्ष, जो भी पक्ष हैं उसमें चेंजेस आए हैं। अब तो 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं। हाँ, तो अब ऑप्शंस भी है, तो ट्रांजैक्शनल बन गया है, पॉलिटिक्स ट्रांजैक्शनल हो गया है समय के अनुसार। अब वही जनता सीम्स टू बी एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि वोट कर रही है। राइट। तो बस यही है कि अगर मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो है
मन में है वो मुंह पे है। मार्च 2025 स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक गाना गाया, उसके बाद शिंदे सेना के लोग भड़क गए, उन्होंने हैबिटेट स्टूडियो को तोड़ दिया। इस गुंडई पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो हुआ, उन्होंने एक गाना गाया, अब वो आपको गाना ना पसंद आया, आप लीगल रिकॉर्स ले लीजिए, कुछ कर लीजिए। आपने उनका सिर्फ उनका वो हैबिटेट स्टूडियो सिर्फ कुणाल कामरा का एक्सक्लूसिव नहीं है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और की प्रॉपर्टी है, रेंट पे दी जाती है। स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे पॉडकास्टर्स भी आजकल स्टूडियो रेंट पे लेते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपना खुद का सेटअप स्टैंड अप कॉमेडियन ने वहां पर स्टैंड अप कॉमेडी होती है, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग होती है, बहुत सो दैट प्लेसेस आर रेंट अ प्लेस। और वहाँ पे जाकर तुम अपनी दादागिरी दिखा दो और तोड़ फाड़ कर दो, और फिर आपको एक नाथ शिंदे आपको हार पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, फिर वही बात खत्म नहीं होती है। फिर आप प्रिविलेज मोशन लेकर आते हैं असेंबली में, और प्रिविलेज मोशन पास हो गया है, एक कमेटी बन गई है, एक कमेटी महाराष्ट्र में प्रिविलेज कमेटी में ये बात गई है कि इन पे क्या कार्रवाई की जाए, और फिर उनको गाली गलौज के फोन्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। मेरी उनसे कुणाल से बात हुई उस बारे में, तो उन्होंने भी इस पर दुख जताया, शायद अक्टूबर में वो मिले भी। हाँ, किस पे दुख, किससे मिले? हैबिटेट स्टूडियो। हाँ, तो क्या करें वो बेचारे, उनका पूरा बिजनेस बंद किया, फिर उनका तो बिजनेस बंद हुआ, पर जो पॉडकास्टर्स और जो स्टैंड अप कॉमेडियंस अपना इकोनॉमिक मॉडल उनका है वो खत्म किया ना आपने। और अब वो बुलाएंगे तो शायद लोग वहां ना पहुंचे। और जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, टिकट्स खरीद कर जाते हैं, अब इतना मेहनत कर पूरा दिन लगते हैं, वीकेंड पे वो लोग कहीं स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हैं, वो ऑप्शन आपने बंद किया ना, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने बंद किया। मारपीट या तोड़ा ताड़ी किसी भी सूरत में ठीक नहीं। आई एग्री विद यू। अगर आप दूसरा सवाल जो इस पे भी आने वाले, मैं उस पे भी कहूंगी, आई एग्री विद यू कि मारपीट नहीं होनी चाहिए। हाल ही में प्रीएम्प्ट कर दिया ना। यस मैम, पूरी तरह से। हाल ही में MNS और शिवसेना UBT एक साथ आए मंच पर, और उसके पहले और उसके बाद भी इस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं कि जो लोग जिन्हें मराठी नहीं आती उन्हें एक विलेन बनाकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। वो आम व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं, महाराष्ट्र के भरोसे उनका घर चल रहा है। ये कितना ठीक है? सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर कर दूं, 12 करोड़ का स्टेट की पॉपुलेशन है, जिसमें से 2-2.5 करोड़ ऐसे आते हैं जो नॉन मराठी स्पीकिंग हैं, हंसी खुशी जी रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू हैं, कम्युनिटी लिविंग है, सब कुछ है। पर ऐसे और एक सेकंड जस्ट लेट मी कंप्लीट। और वो बातचीत कोशिश कर रहे हैं, सब है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री हिंदी की मुंबई में है, सब कुछ मुंबई में है, हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी फिल्मों का शौक है, सब है। दिक्कत ये है कि जब आप यू स्टार्ट टू अब्यूज दैट प्रिविलेज, जब आपको कर ले जो करना है, नहीं करूँगा। अब देखिए, अब अगर एक हाल ही में एक MP ने कहा कि महाराष्ट्र वालों को आने दो, नहीं वो अलग है। हाँ, वो आके कहते हैं महाराष्ट्र वाले हमारे राज्य में आए, उनको पीट पीट कर मारेंगे। ये मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। जब भी हम घर में यज्ञ पूजा करते हैं, सबसे पहला भोग किसको चढ़ाते हैं? भूमि को। और वो भूमि में जिसने आपको सब कुछ दिया, आप किसी और जो इमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है लैंग्वेज, मैं फिर से कहूँगी, आई डू नॉट सपोर्ट वायलेंस इन एनी फॉर्मेट, पर जो चीज़ इमोशनल होती हैं उस पर अगर आप घाव डालोगे तो कुछ रिएक्शन होता है, पर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ऐसी है कि उन पर कार्रवाई करेगी। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में मत लीजिए। पर मैम, उस व्यापारी से जब बात हुई तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो आपने पूरा उसका जो पूरा वीडियो है वो अलग है, आप देखेंगे। पर एनीवे, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर शुड बी किक्ड इन और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर शिवसेना का क्या मुद्दा था? शिवसेना का मुद्दा ये नहीं है। शिवसेना का मुद्दा ये था कि ये जो थर्ड लैंग्वेज कंपल्सरी कर ला रहे हैं वो गलत है। कंपल्सरी मत करिए। 5th स्टैंडर्ड से आप हिंदी कंपल्सरी कर दीजिए, ठीक है, पर एकदम शुरुआत में थर्ड लैंग्वेज यही होगी और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। बस ये था, और उन्होंने वो GR वापस लिया। हाँ, वो वापस हमारी फिर लड़ाई उसी पे खत्म कि अगर आज आप क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं, जबरन आप यही लैंग्वेज सीखोगे, थर्ड लैंग्वेज, हाउ इज इट फेयर? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिवसेना का या MNS का अस्तित्व ही भाषावाद की लड़ाई से है, क्योंकि बाल ठाकरे साहब जब 1966 में उन्होंने शिवसेना का गठन किया तो उनके जो सबसे शुरुआती मुद्दे थे उसमें
लुंगी की पुंगी वाला एक नारा उन्होंने उस टाइम पर दिया था। हाँ, नहीं वो महाराष्ट्र प्राइड को लेकर था। जो गवर्नमेंट जॉब्स होते थे उसमें महाराष्ट्र के जो रहने वाले थे और ओरिजिनली वहाँ के थे, जो गवर्नमेंट जॉब्स महाराष्ट्र में निकलते थे वहाँ पे उनको रोजगार जॉब्स नहीं मिलते थे, और उनके साथ जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, चयन किया जाता था, बुलिंग होती थी, उसको लेकर था। पर वैभव पुरांदरे जिन्होंने द राइज ऑफ शिवसेना लिखी है, उन्होंने अपनी किताब में दिया मैंने है पढ़ी है वो किताब कि उस टाइम पर भी महाराष्ट्र हाँ, में तो गवर्नमेंट जॉब में महाराष्ट्रियंस ही थे। नहीं, दैट्स इनकरेक्ट। परसेंटेज ये उस किताब से बता रहा हूँ। किताब मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो सरकारी नौकरियां उनको नहीं मिल रही थी, और पूरा जो होता है ना सुप्रीमेसी का होता है जहाँ पे दे फेल्ट अंडर वैल्यूड। आज जो जनता इतनी जुड़ी हुई है वो उसी मुद्दे से जुड़ी कि उस समय पे ये सेंटिमेंट था कि जॉब्स उनको दिए जा रहे, प्राइवेट जॉब्स भी जो मिल रहे थे उनको नहीं मिल रहे थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा अपने आप को, लड़ाई क्या थी, पहले तो अपने आप को सक्षम बनाओ कि रोजगार के काबिल हो जी। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये इसी तरीके का चलता रहा तो हम तुम्हारी हित की लड़ाई लड़ेंगे। और फिर ये है कि जो भूमिपुत्र है, भूमिपुत्र को न्याय मिलना चाहिए, और उससे भूमिपुत्र से जुड़ा हुआ लैंग्वेज भी है। तो वो अगर उसको लेकर वो हमने बात रखी है और वो बात सेंटिमेंट लोगों से जुड़ा है और उससे लोगों का फायदा हुआ है, तो वो क्यों नहीं उसके बारे में बातचीत हो। हाँ बिल्कुल ये इशू है, लेकिन मैम जब ये बातचीत से इतर मारपीट पर आ जाता है तो जो नॉन मराठी उनका भरोसा हिलता है। नहीं, मैं फिर से कहूँगी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं दूसरे राज्य के आए हुए हैं। मेरे माता पिता खुद यूपी के आए हुए, मथुरा से मुंबई आए, पापा सीए बने, फिर उन्होंने यहाँ पे काम किया, घर अपना खरीदा। हम सब भाई बहन यहीं पे पैदा हुए मुंबई में। तो जैसे मैं भूमि का सम्मान करती हूँ, जिस भूमि में मैं रहती हूँ, जैसे मेरा घर है, उस भूमि में जिसने मुझे सब कुछ दिया, मेरे माता पिता को एक रहने की जगह दी, सम्मान दिया, रोज़गार दिया, सब कुछ दिया, क्या मैं उसकी बेइज्जती करूं? जिसने हमारी थाली में खाना रखा, हमारे सपनों को पूरा किया। तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग खुशी खुशी जी रहे हैं। इक्का दुक्का जो केस हुए, लॉ एंड ऑर्डर प्रोसीजर का मैं वायलेंस नहीं होना चाहिए एक मीडियम, पर तो इक्वेटेड के आप लोग उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से। नहीं करना चाहिए। है भी नहीं, हो भी नहीं रहा है। मैं फिर से दोहराऊंगी, हो भी नहीं रहा है। नहीं हो रहा है मैम, वीडियो आते हैं। हाँ, वीडियो, कितने वीडियोस आपने देखे होंगे। चलिए एक और वीडियो का मैं जिक्र कर लेता हूँ। एक नॉन मराठी महिला जिनको मराठी भाषा नहीं आती थी, वो लोकल में थी, और बाकी जो महिलाएं थी मराठी थी जिनको मराठी भाषा आती थी, उन्होंने उनको तमाम भला बुरा कहा, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आया, न्यूज़ में भी खूब चला। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है जब नेता किसी मंच से ऐसा कहते हैं कि मारो लेकिन रिकॉर्ड मत करो। नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगी कि क्योंकि मंच से कोई कुछ कह रहा है और फिर सब लोग ऐसे ही व्यवहार करने लगते हैं। मैम जहर घोलेंगे तो घुल जाएगा। कोई एक तो ये जहर नहीं है कि किसी को बोलना कि मराठी में बात करिए, जहर नहीं है। नहीं, अगर जैसे इस देश में एक हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बनती कोई नहीं है, कोई खाई नहीं है। प्लीज आप तो लोग, उसका ब्लेम भी किसी सर्टेन लोगों को जाता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको कि हिंदी टीवी इंडस्ट्री वहाँ पे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर, सिर्फ एक न्यूज़ इंडस्ट्री नोएडा में है, और वो न्यूज़ इंडस्ट्री नहीं डिसाइड करेगी कि महाराष्ट्र में क्या माहौल है, क्या जहर घुल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक बात। ओके, सो आई विल रिपीट टू यू, majority of people who have come from non-Maharashtra states are living happily with due respect to that state, और वो चल रहा है। इक्का दुक्का अगर आउट ऑफ टर्न जा रहा है, बिल्कुल कॉल आउट करिए, पर उसको ये नहीं बता दीजिए, नैरेटिव नहीं सेट करिए कि यही माहौल बन गया। नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों पर भी मैं बात करना चाहूँगा आपसे। 2025 में जनवरी से लेकर मार्च तक 767 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और उनका कारण सिर्फ एक रहा, या तो वो कर्ज में दबे रहे या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनके लिए मौत ज़्यादा आसान रही। औसतन देखें प्रतिदिन 8 किसान जान दे रहे हैं। इसको लेकर कभी आपने महाराष्ट्र की सरकार से कोई तीखा प्रश्न, कोई
ज़रूरी बातचीत की है? नहीं, हमारी असेंबली में उद्धव साहब से लेकर आदित्य साहब सब ने ये बात उठाई है। मैंने खुद ने ये बात उठाई थी यहाँ पे कि किस तरीके से आपने कहा था, वादा किया था कि उनकी आमदनी दुगनी करेंगे, कहाँ गया वो वादा? फिर दूसरा, जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे तभी भी उनके साथ बहुत सारा वादा हुआ, पर आज वो इस कगार पे आ गए हैं और उन्होंने आप पे भरोसा करके आपको वोट किया ना। अब आप इतना सत्ता में आए हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसको बनाया, जो दिन रात किसानों को कोस रहे थे कि एहसान जताओ सरकार का कि आपको पैसे देते हैं। एहसान जताने को बोल रहे हैं। आपको क्या करना है? महाराष्ट्र में ये दिक्कत बहुत सालों से बनी हुई है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंसिंग मॉडल है, उसको किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाएं, किसी तरीके से ऐसा बनाएं जहाँ पर हम जो मनमानी इंटरेस्ट लोन लेते हैं ये लोग, इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो कर्ज में डूब जाते हैं और अगर उनकी जो खेती है ख़राब हो गई तो उनका कर्ज इतना बढ़ जाता है कि वो लोग के सामने कोई चारा नहीं रहता है। ये दुखद परिस्थिति है, पर उस पर ध्यान न देने के बजाय वो वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रमी खेल रहे थे मोबाइल पर। वहाँ के माणिकराव कोकाटे, हाँ कोकाटे, और उनको क्या पनिशमेंट मिली? उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। नेक्स्ट हमें पता चलेगा रवि को आपने स्टेट गेम बना दिया। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है किसानों को लेकर। और तो ये किस तरह का इस्तीफा है? हाँ, इस्तीफा ही नहीं है, उनका ट्रांसफर हुआ है, प्रमोशन ट्रांसफर हुआ है। प्रमोशन कहो, डिमोशन कहो, जो कहो, पर यानी जनता को फिर से एक ऐसा ये बनाने का कि देखिए हमने तो कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की आपने? सैक करना चाहिए था उनको, सैक ना करके उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी। तो ये कहाँ तक ठीक है? तो किसानों के एक तरफ बात करना, किसानों के हित की बात करना और किसानों के लिए कुछ करना नहीं, वो तो साबित हो गया था जैसे वो 3 बैक लॉज लाए थे केंद्र में। यहाँ बाला साहेब के ज़माने की मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि उनके टाइम में किसी भी कोने से किसान आता था, मातोश्री उनसे मिलता था, उनके सामने अपनी समस्या रखता था, वो सुनते थे और उसका समाधान निकालते थे। क्या उद्धव ठाकरे वैसा करते हैं? लोगों, किसान उनसे आसानी से मिल सकते हैं? आज हम उस समय पे मिल रहे हैं जब एक शेतकरी संगठन ने हमारी पार्टी में विलीन हुए हैं। शेतकरी यानी फार्मर का संगठन जो है, जो फार्मर्स की राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो पूरा पक्ष आज विलीन हुआ है हमारी पार्टी में, मुंबई में। तो उसी से स्पष्ट हो जाना चाहिए। और उद्धव साहब जब थे चीफ मिनिस्टर थे, सबसे पहले जब सदन में आए थे, उनका सबसे पहला अनाउंसमेंट कर्ज माफ़ी थी किसानों की, और ये भी कमिटमेंट था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल बैंकिंग ऐसा बनाएंगे, रूरल फाइनेंशियल ऐसा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि किसी किसान को अपनी हत्या नहीं करनी पड़ेगी और उनको ऊपर कर्ज ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से वो कर्ज में डूबे रहें ज़िंदगी भर। शिवसेना यूबीटीएस पर काम कर रही है। काम जब चीफ मिनिस्टर थे तब शुरुआत हुई थी, अनफॉर्चुनेटली सरकार गिर गई, पर उनका एकमात्र लक्ष्य था कि जो ये किसानों को लेकर दिक्कतें हैं उसको एड्रेस, समाधान करना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी में ऐसी 3 बातें जो आपने देखी हों, समझी हों राजनीतिक तौर पर और आप उन्हें अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाना चाहें? बाबा मैं अभी कुछ कहूँगी फिर कहेंगे ये चली संघ में चली, ये चली बीजेपी चली, ये देखिए मोदी जी की फ़ैन गर्ल बन गई, ये देखिए बीजेपी की फ़ैन गर्ल बन गई, देखिए इसने बात करी है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। मैं बस यही कहूँगी कि संगठन को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, तो प्रजातंत्र के जो ढांचा है देश का, उसको किसी तरीके का चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। और कोई भी विवाद जो धर्म को लेकर होता है, जाति को लेकर होता है, जिसके अनुसार ये लोग लड़ाई लड़ते हैं और उसी से जनता से में ध्रुवीकरण लाते हैं, ये नहीं हो। मैं बल्कि आपको ये बता रही हूँ क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ भी बोलूँगी, इवन इफ आई से इट इन अ मैनर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इट विल बी परसीव्ड एज ओ लोग और शी इज फाइंडिंग गुड क्वालिटीज इन बीजेपी। कांग्रेस में क्या क्या सुधार होने चाहिए? मुझे नहीं पता। पहले से अच्छा परफॉर्म कर रही है? मुझे नहीं पता। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी जो उनका भारत जोड़ो यात्रा थी, वो ठीक थी या मैं खुद उसमें शामिल हुई थी, बहुत ही पॉजिटिव थी, और जो मोमेंटम बना था, आई थॉट इट वाज वेरी वेरी गुड। सोनिया गांधी के साथ आपकी बेस्ट मेमोरी? बेस्ट मेमोरीज जब मैं, और अगेन जैसे लोग कहते हैं अरे ये षड्यंत्र के तहत ये छोड़कर गई पार्टी, इसका ने पूरा प्लान किया हुआ था। नॉट मैनी पीपल नो कि जस्ट 10 दिन उनसे पहले, मैं 10 दिन या प्रॉब्ली 15 दिन पहले उनसे मिली थी, पहली बार 1-on-1 मिली थी। और उस समय क्योंकि इलेक्शन का माहौल था, उनको लगा कि शायद मैं टिकट मांगने आ रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा भी था, अच्छा बताओ मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा कि नहीं मैम, मैं टिकट विकेट नहीं मांगने आई, मैं तो बस धन्यवाद कहने आई हूँ
क्या पता था कि वो धन्यवाद 10 दिन बाद मैं एग्जिट ही कर लूँगी उस पार्टी से। तो आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर अ वुमन जो इतना स्ट्रांगली, उन्होंने मुझसे 100 गुना इफ नॉट 1000 गुना ट्रोलिंग सही होगी, राइट। अपने अपने धर्म को लेकर, अपनी नेशनैलिटी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने फॉर्मर लीडर्स को लेकर, वो डटी रहीं, झगड़ती रहीं। आपने कभी भी उनके मुंह से कोई एक डिसग्रेसफुल शब्द नहीं सुना होगा, कभी उनको कमज़ोर नहीं देखा होगा। और मैं आई हैव द हाइस्ट रिगार्ड्स फॉर सच लेडीज, सच विमेन who fight the toughest battle and continue to smile. तो मेरी तो मेमोरी यही है कि आई हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन विद हर। एंड अभी जैसे कहें कि हम राज्यसभा में वो आई हैं तो एक दो बार कैंटीन में भी आकर हमारे साथ बैठी हैं। तो शी इज़ वेरी डिग्निफाइड। आपके राजनीतिक मेंटोर कौन है और आप किसे सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं? नहीं, मेरे कोई मेंटोर नहीं है। मैंने जो भी अपनी राजनीति की, मैंने जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है और जैसी हूँ वो रखी है। और मुझे तो हमेशा हर लोग ने कहा तुम कितना तुम मुँह फट हो, कुछ भी बोल लेती हो, तुम ऐसे पंगा ले लेती हो। तुम जब मणिपुर पे चर्चा सवेरे के 4 बजे चली थी पार्लियामेंट में, मैं अकेली महिला थी उस समय राज्यसभा में जो बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे वो उन महिलाओं की बात रखनी थी जो मणिपुर में जो हादसा हुआ था उसको लेकर, कुकी और मैती के बीच। हाँ, तो वायलेंस हो रहा था, प्रेसिडेंट रूल लग रहा था। तब हमें रात के 3 बजे, वक्फ बिल पास होने के बाद रात के 3-3:30 बजे मणिपुर पर चर्चा हुई थी। तब मैंने एकमात्र महिला थी उस समय पर, मैंने कहा नहीं, मैं रुकूंगी, क्योंकि मैं मणिपुर की औरतों के बगैर, बात किए बगैर और मणिपुर की हालत की बात किए बगैर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट मणिपुर को लेकर था शुरू से। अगर आवाज़ रख रही हूँ तो रात के 4 बजे भी बैठे रहना पड़ेगा, मैं बैठूंगी। तो मुझे तो लोग कहते हैं तू यू आर द कंट्रोवर्सीज चाइल्ड, बट दैट इज़ हाउ आई एम। सो आई डोंट हैव अ मेंटोर पर से। जो समझ में आया मैंने किया, भगवान ने मेरा साथ दिया, सच्चाई को देखा, जो भी परिस्थिति थी उसमें मेरे साथ आई वुड से भगवान ने रास्ता भी दिखाया। और रही बात हु एम आई इंस्पायर्ड बाय, मैं अगेन आई विल नॉट से एनीथिंग। देयर आर मेनी पीपल हु इंस्पायर यू, मैनी पीपल यू लर्न फ्रॉम। देश में विदेश में आप देखते हो, सीखते हो, समझते हो। उनकी किसी की भाषा शैली अच्छी लगती है, किसी का नैरेटिव अच्छा लगता है, किसी का। और मैं हमेशा दोनों पक्ष को सुनती हूँ, दोनों पक्ष को। जी, शिवसेना यूबीटी के बारे में एक पॉजिटिव बात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? कि उन्होंने एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग माइंड जो होता है उसको वो प्लेटफॉर्म दिया कि रखो, अपनी बात रखो। और अगर जब बात नहीं रखनी है, कोई रखने की ज़रूरत नहीं, किसी दुनिया भर में किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जो हो तुम हो। और इतना बड़ा मुझे आज प्लेटफॉर्म दिया, कितनी लोगों को इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप उस पार्टी का हिस्सा हैं। कि उस पार्टी ने मुझे जगह दी, सम्मान दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। आज पार्लियामेंट में मेरी जो भी परफॉर्मेंस रही है, बोलने का इतना मुझे मौका मिला है, क्योंकि मेरे पक्ष ने हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रखा। उद्धव ठाकरे का एक फैसला जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहा हो बतौर मुख्यमंत्री? जो उनका फैसला था, एक अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक एक्ट नहीं बना, पर वो महिलाओं के लिए एक शक्ति कानून लाए थे कि महिलाओं को किस तरीके से, जैसे जब आंध्र प्रदेश में हुआ था, वो घटना हुई थी, तब उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में भी हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल लाना है कि वो कभी भी कोई भी महिलाओं पे अगर इस तरीके का काम भी करता है, अत्याचार होता है या वायलेंस होता है या हरासमेंट होता है, तो ऐसी सज़ा मिले और टाइम बाउंड मैनर में सज़ा मिले कि उनकी रूह कांपे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल लाए थे, जो कि नहीं हो पाया, जो अभी प्रेसिडेंट के पास पड़ा है, प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया है। बाकी इनकी सरकार प्रॉमिस करती रही कि नहीं हम ले लेंगे, पर नहीं हुआ है। पर एक वो था, और जो कोविड में उनका काम रहा था, पूरे देश भर में ये कहा वो देखिए आंकड़े देखिए। पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आना शुरू हुआ कि किन लोगों ने आंकड़े सही दिखाए, गलत दिखाए, मैं कह सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी शासित सारे ही राज्यों में आंकड़े गलत दिखाए थे। एग्री। और हमारा एकमात्र राज्य था, और साहब बार बार एक ही चीज़ कहते रहे, आपको नंबर्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट नंबर्स कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन काम कर रहे हैं।
जो खुद WHO ने एक्नॉलेज किया फाइनली, मिनिस्ट्री ऑफ होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया। तो जो आज भी जनता के बीच में जब जनता उनको याद करती है, वो उनको कुटुंब प्रमुख, क्योंकि वो जब फेसबुक में आकर डायरेक्टली जनता से बात करते थे तो वो फैमिली का जो मुखिया होता है उसकी तरह बात करते थे, नॉट एज अ चीफ मिनिस्टर। तो दैट पीपल लाइक वेरी मच। सो उनका ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत पावरफुल रही। यक्ष प्रश्न, आपकी किताब कब आ रही है? जैसे ही मैं कहती हूँ 26 में मेरी राज्यसभा का टेन्योर खत्म होगा, उसके बाद सबसे पहले मैं अगर किसी चीज़ में काम शुरू करूँगी तो अपनी किताब पर ही करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी जी आपका, मैं वक्त देने के लिए। और हम चाहेंगे कि आप राज्यसभा में और लंबा टाइम गुजारें, ताकि महिलाओं की एक जो बात आप मुखर होकर रखती हैं वो हमेशा से सदन में गूंजती रहे। जी जी, तो हम हमेशा आपको वहां पर देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update.